बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड, मैट्रिक, बायोलॉजी, होमोस्टेसिस इन एनिमल्स, पार्ट 2 हम इसका करेंगे। पार्ट 1 देख लीजिए, सारी डिटेल्स हैं उसके अंदर। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। आगे बढ़ने से पहले कुछ हट के कुछ ज़रूरी बात आपसे करना चाहता हूँ आज मैं। हमारी सोसाइटी का आप लोगों को पता है बहुत अच्छे तरीके से ना, पाकिस्तानी सोसाइटी, ये पाकिस्तान हमारे एक तबका है, डॉक्टर तबका, जो ना हमारा डॉक्टर्स हजरात जो बैठे हैं, हमारे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं लोगों के इनके साथ। जो है ना, क्या होता है कि डॉक्टर हजरात जो लिख देते हैं ना, वो हुर्फ़ आखिर होता है पेशेंट के लिए। बेचारा वो क्या करे, वो पता नहीं डॉक्टर को क्या लेता है, मजबूरी है, जान का मसला है, यहाँ पर रिस्क बड़ा होता है ना। तो जो कह देता है ना डॉक्टर, वो होता है। बस डॉक्टर कह देता है कि ये लिखिए, ये लिखें, एक्सरे करवा लीजिए, और ये टेस्ट करवा लीजिए, ये टेस्ट करवा लीजिए, ये टेस्ट करवा लीजिए, और ये फ़लाँ फ़लाँ जगह से ही जाके करवाइएगा। आप बोलते हैं जी हुजूर हम करवाएंगे, वहीं से करवाएंगे, और फिर दवा लिख के देते हैं। तो ये दवा, ये दवा, ये दवा, यही दवा देनी है। भले सॉल्ट का फार्मूला जो है वो सस्ते में भी मिल रहा हो, लेकिन आपके लिए हुर्फ़ आखिर है। क्यों? मजबूर हैं, जान का मसला है ना, अपने प्यारों की जान का मसला है, इनका मसला है, हुर्फ़ आखिर है डॉक्टर की बात आपके लिए। आप इधर उधर हो ही नहीं सकते। बदकिस्मती से लिटरेसी रेट हमारी सोसाइटी का तो बहुत ही गिरा पड़ा है, पढ़े लिखे लोगों की तादाद है नहीं, तो ज़्यादा बहस भी नहीं कर सकते। जो बोल दिया, ख़त्म हो गई कहानी, चले गए। डर लगता है इनसे, डर लगता है कि इनकी बात से इधर उधर ना हो जाए मामला। क्या करें? ये तबका फिर एक्सप्लॉइट करता है। माजरत के साथ आपके जो जो भी रिश्तेदार होंगे, जाहिर सी बात है, रिलेटिव्स भी होंगे, बहन भाई कज़न्स वगैरह डॉक्टर्स होंगे, कहीं बैठे होंगे, जॉब कर रहे होंगे। हो सकता है कोई डॉक्टर भी सुन रहे हो ये मेरी बात, तो सबकी बात नहीं कर रहा, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। हमारी सोसाइटी में अच्छे डॉक्टर्स हैं, इस वक्त भी हैं, लेकिन बदकिस्मती से 90% तबका यही है। बदकिस्मती के साथ 90% लोग यही आबाद हैं। मेडिकल रैप्स भी आ जाते हैं, बोलते हैं हाँ भाई ये मेडिकल रैप्स बड़ा अपना किरदार अदा करते हैं इसके अंदर, और इसमें ऐसी टैबलेट्स भी होते हैं जाली हैं, और ये है और वो है। बहरहाल ये सारी आपको डिटेल्स बताने का मकसद ये होता है कि ज़रा आप इन मामलात को भी समझें। अपनी सोसाइटी में मूव करना है ना आपको आगे जाके, और अगर भाई बहन कज़न वगैरह सब डॉक्टर हैं तो फिर क्या होगा, हैं? तो बड़ा मसला हो जाएगा। वो शेर नहीं सुना आपने, दिल में दर्द हो तो दवा कीजिए, दिल ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए। हाँ, बड़ा मुश्किल है फिर मानना। क्या नहीं यार, कैसे भाई डॉक्टर है, अम्मा डॉक्टर है, अब्बा डॉक्टर है, ये लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं? नहीं 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 सर, कमाल कर दिया आपने, ऐसे कैसे हो सकता है? अपने आप को न्यूट्रल बनाइए, ठीक है ना। इन रिश्तों को, इन सब को, इनको साइड में रखिए। मैंने कहा है ना, अभी शेर में बताया ना मैंने, दिल में दर्द हो तो दवा कीजिए, दिल ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए। बहरहाल ये सब बताने का मकसद आपको ख़ास तौर पे, ये तो जनरल परसेप्शन था कि ख्याल रखें। हैदराबाद के लोगों के लिए ख़ास तौर पे मेरे पास, हैदराबाद के जो रहने वाले मेरे दोस्त, हमारे पास ये बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे। क्योंकि देखें, अच्छी बात फैलाना भी जो ना सदका जारिया। तो इनका मुझे पता है कि ये अल-फलाह डिजिटल एक्सरे है, लतीफ़ाबाद हैदराबाद में, ये हैदराबाद वालों के लिए है। इसका नाम है अल-फलाह डिजिटल एक्सरे। ये कहाँ पे मौजूद है, इसकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में और दे दूँगा, ठीक है। ये एड्रेस इनका शॉप नंबर 4 है, साद टावर नियर नादरा ऑफिस, यूनिट नंबर 6, लतीफ़ाबाद हैदराबाद सिंध। फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है 032192333137 और 0335352891। ये कॉन्टैक्ट नंबर भी है, सारे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ये बताने का आपको मकसद क्या है, इनके प्राइसेस आप मुलाहिजा करें। आप एक्सरे करवाने जाएंगे ना, नॉर्मल एक्सरे भी लेते हैं तो लोग वहाँ पर या तो बोलते हैं इन हैंड अभी ले लीजिए, या तो फिर बोलेंगे क्या कल ले लीजिएगा, आज करा लीजिए, कल आपको फिल्म मिल जाएगी। वो जो एक्सरे होता है ना, बड़े से पेपर में रख के देते हैं, ले जाइए भाई।
कल आ जाइएगा, 4 घंटे बाद आ जाइएगा, या अगर अर्जेंट आपने कराना है तो उसकी फीसेस अलग हैं। इनकी जो प्राइसेस हैं वो कितने कितने हैं, ये 200 रुपये में आपको डिजिटल एक्सरे करके दे रहे हैं। कितने में? 200 रुपये। इनसे मेरी बात हुई ना जब, तो इन्होंने बताया, बोला डॉक्टर्स मेरी जान को आ गए। उन्होंने बोला बाबा तुम 200 रुपये में एक्सरे करके दे रहे हो, हमारा कमीशन, ये डॉक्टर्स के, हमारा कमीशन। तो इन्होंने क्या बोला, बोला कमीशन वगैरह किस बात का? बोला हम रेफ़र करेंगे आपके पास। बोला, उन्होंने बोला मुझे रेफरेंस नहीं चाहिए, बड़ी मेहरबानी आपकी, मुझे ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ने मेरे नसीब में जो रिस्क लिखा होगा वो मेरे पास पहुंच जाएगा। और माशाल्लाह ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये अल-फलाह डिजिटल एक्सरे के लिए, इन्होंने बाय गॉड मुझे नहीं कहा कि सर आप ये बताएं वीडियो में बनाएं और यूट्यूब पे पब्लिसिटी करें। नो नो नो, फजर का वक्त है, मैं नमाज पढ़ के उठाऊँ अभी और ये वीडियो बना रहा हूँ, नहीं कहा। लेकिन अच्छी बात को प्रोमोट करना चाहिए। आप हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, हैदराबाद में मौजूद हैं और आपके लतीफ़ाबाद में मौजूद हैं, तो आप इनकी लैब पे चले जाइए, बाइखलाक इंसान और बड़े मुनासिब पैसों में जो है ना ये आपको एक्सरे करके देंगे। और सबसे अहम बात इसकी, व्हाट्सएप पे आपको एक्सरे मिल जाएगा। ये भी बता दूं, डॉक्टर हजरात वो बोलते हैं नहीं वो जो शीट है ना उस पर लेके आइए एक्सरे, हम उस पर देखेंगे यूँ सामने रख के। अरे भाई ये वो आपको व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा, इसके भी बड़े अच्छे अच्छे प्राइसेस हैं यहाँ पे। व्हाट्सएप पे आपको 700 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो ये आप व्हाट्सअप दिखा दीजिए, वो क्या करेगा, डॉक्टर जूम भी कर सकता है ना। लेकिन डॉक्टर हजरात पूछ लें, कुछ लोग जो डॉक्टर है ना, मैंने कहा ना डॉक्टर की बात तो हुर्फ़ आखिर है, क्या किया जाए, तो उनसे पूछ लीजिए। बोले भाई ये अगर हम मोबाइल में आपको एक्सरे ला दें तो कोई परेशानी तो नहीं है, आप जूम करके और तसल्ली से देख लें। डॉक्टर्स करते हैं ये, कोई मसला नहीं है इसके अंदर, डॉक्टर देख सकते हैं मोबाइल में भी। लेकिन बात वहीं कमीशन पे आ जाती है। अगर वो आपको बाउंड कर देंगे, नहीं जनाब वो फिल्म में ही लेके आइए तो हम उसी में एक्सरे को देखेंगे तो हमें सही नज़र आ जाएगा, बड़ा मसला होता है, लाइट की रिफ्लेक्शन होती है, वो क्रॉस होती है, ये सारी ड्रामेबाजियाँ हैं। ठीक है, ये चलता है, ये एप्लीकेबल है व्हाट्सएप के ऊपर। आपका जो है ना वो आप जाएं एक्सरे करवाएं यहाँ से, अल-फलाह डिजिटल एक्सरे से यहाँ से, और आपको जो है ना वो नंबर दे दें, व्हाट्सअप कर देंगे। आप डॉक्टर को ले जाके दिखा दें, बोले ये नहीं बाबा और जूम करें और जूम करें, कितना अंदर से देखना चाहते हैं दिखा देंगे आप। बहरहाल तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपसे करना चाहता था, इस्लाही बातें भी थी। और मेरा काम यहाँ पर यह है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं ना, मैं उनको आगे लेके चलूँगा। पहले भी मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ इसी तरह अपने इस चैनल के ज़रिए, और आगे भी इंशाल्लाह बताता रहूँगा। हमारी सोसाइटी के वो अच्छे लोग जो कि मस्बत काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, वो जो बिज़नेस टाइकोन्स हैं इनसे जंग की हालत में हैं, हमें उनको हेल्प करना चाहिए यहाँ पर, आपको हेल्प करना चाहिए यहाँ पर, कि उनको तनहा ना छोड़ें, उनको अकेला ना छोड़ें। ठीक है, बहरहाल अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा आज जो है वो, इनकी डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, अब हमारे पास क्या है ये, और इनका नाम है सैयद माजिद मासूम। सैयद माजिद मासूम, देखें नाम ही बताना भूल गया है, वो तो सब तफसीलात बता दी आपको। सैयद माजिद मासूम इनका नाम। ठीक है, अच्छा ये चलते हैं अब यहाँ पर, होमोस्टेसिस इन एनिमल्स पार्ट 2 हम करने जा रहे हैं। होमोस्टेसिस इन एनिमल्स पार्ट 2। पहले ही बता चुका हूँ कि लगभग 15 वीडियोज़ इसके ऊपर बनेंगी। ठीक है, दिल थाम के रखिएगा ज़रा। अब यहाँ पर हमें पहले इश्यूज़ देखने चाहिए। देखिए, होमोस्टेसिस के अंदर जब हम बात करते हैं ना, तो हमारे पास होमोस्टेसिस का काम है चीज़ों को बैलेंस करना, उसमें टेम्परेचर भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली जिस चीज़ को हाईलाइट किया गया है ना, वो सॉल्ट्स और वाटर को, सॉल्ट्स और वाटर, ये सबकी ज़रूरत है जितने लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हों, चाहे वो मल्टी सेलुलर हों, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो प्लांट्स हों। ये 2 चीज़ों की ज़रूरत है, सॉल्ट्स और वाटर। ये जो मिनरल वाटर पीते हैं ना, मिनरल वाटर असल में ये सॉल्ट्स की ही एक किस्म है। सॉल्ट्स, हमारी बॉडी में भी सॉल्ट्स की मिकदार, तो पानी और सॉल्ट्स ये दोनों एक साथ ही होते हैं। वाटर जो है वो सॉल्वेंट है, और सॉल्ट्स जो भी होंगे उसके अंदर वो क्या होंगे, वो सॉल्यूट होंगे। तो इनकी मिकदार जो है हमारी बॉडी के अंदर वो बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इसी सॉल्ट्स को हम मिनरल्स वगैरह भी कहते हैं, पिछली वीडियोस में भी डिटेल्स बता चुका हूँ।
मुनासिब होनी चाहिए। अगर सॉल्ट्स की मिकदार बढ़ जाती है वो भी नुकसानदेह है, वाटर की मिकदार बढ़ जाती है वो भी नुकसानदेह है, वाटर की मिकदार कम हो जाती है वो भी नुकसानदेह है, सॉल्ट्स की मिकदार कम हो जाती है वो भी नुकसानदेह है। तो ये बैलेंस होना चाहिए। होमोस्टेसिस ये निज़ाम यही तो काम कर रहा है कि एनिमल्स जो हैं उनके अंदर कैसे ये चीज़ें बैलेंस रहेंगी कि सॉल्ट्स की मिकदार ना तो बढ़े ना घटे, पानी की मिकदार ना तो बढ़े ना घटे। इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहले एनिमल्स को ज़रा देख लेते हैं, ठीक है। पहली बात तो, और ये पानी वाला सिस्टम जो है ये इसके बैलेंस को कायम रखना याद है आपको? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन, ये ऑस्मो रेगुलेशन, ये तुम्हें ऑस्मो वर्ड जो है ना वो ऑस्मोसिस से निकला है। ऑस्मोसिस के अंदर सारा का सारा सॉल्ट सोल्यूशन, उसकी कंसंट्रेशन की ही बात होती है। पिछली वीडियोस में तफसीलात बताई जा चुकी। बहरहाल यहाँ पर होमोस्टेसिस इन एनिमल्स के अंदर हमने दो हिस्सों में एनिमल्स को तो पहले डिवाइड कर लिया। एक तो हमारे पास एक्वेटिक है, ऐसे एनिमल्स जो कि पानी में पाए जाते हैं। दूसरे एनिमल्स वो हैं जो कि टेरेस्ट्रियल हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पे पाए जाते हैं, ज़मीन पर पाए जाने वाले। और एक्वेटिक मतलब पानी के अंदर पाए जाने वाले एनिमल्स। अब यहाँ पर दोनों के साथ ये एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो पानी के अंदर पाए जाते हैं, यही इशू होगा। और जो टेरेस्ट्रियल हैं उनके साथ भी सॉल्ट्स और वाटर के बैलेंस का ही इशू होगा कि उनकी बॉडी में कैसे रहेगा। अच्छा, एक्वेटिक जो हैं ये फिर दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। इसको भी हम पहले देख चुके हैं। एक है फ्रेश वाटर, समंदर के पानी को छोड़ के वो पानी जो कि नमकीन ना हो वो फ्रेश वाटर कहलाता है। तो ऐसे एनिमल्स जो कि फ्रेश वाटर के हैं, दरिया के हैं, नदी, नहरों, नालों, तालाब, वो सारा पानी जो कि समंदर का नहीं है वो सब फ्रेश वाटर कहलाता है, ठीक है, कहीं पर भी मौजूद हो। और दूसरा है मैरीन वाटर। मैरीन समंदर को कहते हैं, मैरीन वाटर। तो इन दो जगहों पर हम एग्जाम्पल्स भी देखेंगे कुछ। टेरेस्ट्रियल जो हैं इनको बताने की ज़रूरत नहीं है, टेरेस्ट्रियल के अंदर सारे वही हैं जो कि लैंड या ज़मीन पे पाए जाते हैं। तो ये पूरे के पूरे होमोस्टेसिस एनिमल्स के अंदर ये हमने क्लासिफिकेशन इसकी कर ली। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो फ्रेश वाटर में, इसमें एक और अब कैटेगरी भी देख लीजिए आप, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर एनिमल्स कौन से हैं? जो कि एक सेल वाले हैं। मल्टी सेलुलर एनिमल्स कौन से हैं? जो कि एक से ज़्यादा सेल वाले हैं। समझ में आ गई बात? कहाँ पर मौजूद हैं ये यूनिसेलुलर एनिमल्स? ये फ्रेश वाटर में भी मौजूद हैं, ये मैरीन वाटर में भी मौजूद हैं, समंदर के पानी में भी और ताज़ा पानी में भी। इसी तरह मल्टी सेलुलर एनिमल्स जो हैं वो भी फ्रेश वाटर में मौजूद हैं और वो जो हैं वो मैरीन वाटर में भी मौजूद हैं। ठीक है भाई, ये बात हो गई। इसी तरह टेरेस्ट्रियल जो लैंड पर हैं, ज़मीन पर बसने वाले जानवर, वो भी यूनिसेलुलर भी हैं, मल्टी सेलुलर भी। उनके एग्जाम्पल्स को भी इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। अब आगे चलते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे एक्वेटिक एनिमल्स को, उनके प्रॉब्लम्स को। और एक्वेटिक एनिमल्स में किसको देखेंगे? फ्रेश वाटर को देखेंगे, ठीक है, ये मत भूलिएगा आप। तो यहाँ पर ऑस्मो रेगुलेशन, हम इसी को देख रहे हैं ना अभी। हम सिर्फ ऑस्मो रेगुलेशन मतलब सॉल्ट्स एंड वाटर का बैलेंस, इसी को देख रहे हैं हम। तो ऑस्मो रेगुलेशन के लिए बड़ा वर्ड है, तो मैं एक जो है वो OR इस्तेमाल करूँगा यहाँ पर, OR, ऑस्मो रेगुलेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स। आपके पास PDF होगा क्योंकि न्यू बुक तो अभी आई नहीं है, ठीक है, तो उसके अंदर देख लीजिएगा तफसीलात। ये ऑस्मो रेगुलेशन, OR, ऑस्मो रेगुलेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स। इसके अंदर हम सबसे पहले किसको ले रहे हैं? ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर, इन फ्रेश वाटर। इसके अंदर अभी हमने इसको देखा। अब फिर ऑस्मो रेगुलेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स की दूसरी हेडिंग हमारे पास आ जाएगी। कौन सी है वो? ऑस्मो रेगुलेशन इन मैरीन लाइफ, वो इसके बाद आएगी। पहले इसकी तफसीलात हम देख लें। क्या है इसके अंदर? सबसे पहली बात ये कि हाइपरटोनिक होते हैं। हाइपरटोनिक मतलब जिनके अंदर, जिनकी बॉडी के अंदर सॉल्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, मोर सॉल्ट, ठीक है, ये फ्रेश वाटर में रहते हैं। अच्छा, फ्रेश वाटर की क्वालिटी आप देख लें, नमकीन पानी नहीं होता। नमकीन पानी जो है वो नहीं होता, ये मीठा पानी होता है। अब नमकीन पानी ना होने से हम ये समझते हैं कि शायद इसमें सॉल्ट्स नहीं है। सॉल्ट को ज़रा समझ लीजिए, सॉल्ट ज़रूरी नहीं है कि वो नमक जैसे हों। ये सॉल्ट्स वर्ड से जो ना बच्चे परेशान हो जाते हैं, सॉल्ट्स वर्ड शायद वो हम जो टेबल सॉल्ट खाते हैं उसकी बात हो रही है। नहीं नहीं, हज़ारों किस्मों के सॉल्ट्स हैं भाई।
ठीक है, हज़ारों किस्मों के सॉल्ट्स हैं, ये पूरा एक ग्रुप है बहुत बड़ा। तो उसमें से सोडियम क्लोराइड या टेबल सॉल्ट एक किस्म है, ठीक है। तो हर ज़रूरी नहीं है कि वो सॉल्ट जो है, ज़रूरी नहीं है कि उसका जायका नमकीन ही हो तो वो सॉल्ट होगा, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास फ्रेश वाटर जो है, इसके अंदर भी सॉल्ट्स मौजूद होते हैं, लेकिन ज़्यादा मिकदार में ये सॉल्ट्स मौजूद नहीं होते, थोड़ी मिकदार में होते हैं। समझ में आ रही है बात आपको? कितने कैसे होते हैं? थोड़ी मिकदार में सॉल्ट्स होते हैं। अब ज़रा आप खुद अंदाज़ा लगाइए, अगर सॉल्ट्स जो हैं फ्रेश वाटर में थोड़ी मिकदार में हैं, तो इसके अंदर जो एनिमल्स रहते हैं इस फ्रेश वाटर में, उनको किस चीज़ की ज़रूरत होगी? देखें, ज़रूरत आपको जब उसी चीज़ की होती है जिसकी डेफिशिएंसी होती है, जिसकी कमी होती है, ठीक है ना। अगर पानी की कमी होगी आपकी बॉडी के अंदर तो आप किस चीज़ की तरफ भागेंगे? पानी की तरफ भागेंगे ना। और इसी तरह बिल्कुल अगर आप फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं, वहाँ पर क्या है? वहाँ मिनरल सॉल्ट्स की कमी है, शॉर्टेज है। तो डेफिनेटली आपकी कोशिश ये होगी, आप अगर उसमें रहते हैं तो जो भी मौजूद सॉल्ट्स हैं उन पर कब्जा किया जाए और अपनी बॉडी में उनको एक्युमुलेट किया जाए, जमा किया जाए और अपनी बॉडी के सॉल्ट्स की नीड को पूरा किया जाए। समझ में आ रही है बात आपको? इसीलिए अब फ्रेश वाटर के अंदर जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो हाइपरटोनिक होते हैं, उनकी बॉडी में सॉल्ट्स ज़्यादा होता है, ये वजह मैंने आपको बता दी। अब दूसरी तरफ चलते हैं, अगर सॉल्ट ज़्यादा है तो फिर क्या होगा? सराउंडिंग का वाटर फौरन जो है वो इस एनिमल की बॉडी के अंदर जाना चाहेगा। क्यों जाना चाहेगा? उसकी वजह यह है क्योंकि एक चीज़ पे अगर इन एनिमल्स की बॉडी में सॉल्ट्स की मिकदार ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली दूसरी चीज़ क्या है, मत भूलिएगा, वाटर की मिकदार कम हो जाएगी। सॉल्ट्स की मिकदार ज़्यादा हो गई तो वाटर की मिकदार कम हो गई। और आपको पता है ना, डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस या बैलेंस रखने के लिए चीज़ें फ़ौरन रश करती हैं उसकी तरफ, जहाँ कमी हो ज़्यादा से कम की तरफ फ़ौरन मूव करती हैं। तो सराउंडिंग का वाटर जो है वो फ्लडिंग पोजीशन में होगा, इनकी बॉडी के अंदर जाने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि बॉडी में पानी की मिकदार कम है, सॉल्ट्स की मिकदार ज़्यादा है, ये हाइपरटोनिक एनिमल्स हैं। सराउंडिंग का पानी इनकी बॉडी में रश करेगा, जाने की कोशिश करेगा। और अब बॉडी के अंदर सॉल्ट्स मौजूद हैं तो पानी बाहर का अंदर आके रहना चाहता है, तो कैसे रहेगा? बॉडी में से सॉल्ट्स को निकाल के। तो इनके लिए प्रॉब्लम ये होती है कि ये हर वक्त इस डेंजर में होते हैं कि इनकी बॉडी से सॉल्ट्स जो हैं वो निकलते रहते हैं और पानी की फ्लडिंग जो है वो चलती रहती है। अब इनको प्रॉब्लम ये है कि इनको अपनी बॉडी में सॉल्ट्स को दोबारा रीगेन करना है, स्टोर करके रखना है, ये इनका प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा, और क्या है? पहली बात ये हाइपरटोनिक है। और इसमें एग्जाम्पल्स हम देख लें ज़रा। यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर में हमारे पास जो है एग्जाम्पल दो हैं। कौन कौन सी? एक अमीबा की एग्जाम्पल है, अमीबा और पैरामीजियम, ये दो हैं। ये दोनों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। ये पानी के अंदर रहते हैं। इनके अंदर ख़ास तौर पे ये अमीबा जो है और ये पैरामीजियम जो है, देखिए हमारी बॉडी के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी एनिमल हो, कोई भी प्लांट हो, एक बात तो तय है, वेस्ट प्रोडक्ट्स तो बनते ही हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स वो होते हैं जिनका बॉडी को ज़रूरत नहीं है। अगर ये फ्रेश वाटर के अंदर अमीबा और पैरामीजियम ये रहते हैं तो वहाँ पर क्या होगा? पानी बहुत ज़्यादा इनकी बॉडी के अंदर आता रहेगा। तो इनके अंदर कौन सा निज़ाम है? इसमें एक वैक्यूल होता है, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है, इसका काम है कि ये जो है वो एक्सेस वाटर जितना अमीबा की बॉडी में आ रहा होता है उसको स्टोर करता रहता है और वहाँ से निकालता रहता है। ये इसका काम है। समझ में आ गई बात? ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का क्या काम है? इसका काम है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा एक्सेस वाटर या इसके अलावा रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं अमीबा के अंदर, उनको रिमूव आउट करना, ये इसका काम है। और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ये काम करता है। एक और वैक्यूल है जिसको फूड वैक्यूल कहते हैं, उसका काम ये होता है कि वो फूड पार्टिकल्स को अमीबा के अंदर स्टोर करता है। पैरामीजियम के अंदर भी यही पोजीशन होती है। ठीक हो गया भाई? अच्छा, अब ज़रा ये यूनिसेलुलर हमने एग्जाम्पल इसके अंदर देख ली और इनके अंदर हाइपरटोनिक कंडीशन भी देख ली। ज़रा मल्टी सेलुलर को भी देख लें।
मल्टी सेलुलर वो ऑर्गेनिजम्स जो कि पानी के अंदर हैं, फ्रेश वाटर के अंदर, ये मत भूलिएगा, लैंड वालों की बात नहीं कर रहे। इनकी तरफ क्या है, इनके अंदर एग्जाम्पल पहले देख लें। यहाँ पर हमारे पास जो है वो, बल्कि एग्जाम्पल इसके अंदर नहीं दी गई, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इनका प्रॉब्लम क्या है, ये जो यूरिन है इनका डाइल्यूट है, डाइल्यूट यूरिन। डाइल्यूट का मतलब होता है पतला यूरिन, पतला यूरिन जो है ये अपनी बॉडी से पास आउट करते रहते हैं, ठीक है। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है, पहले इनकी लिख लूँ। अगर ऐसा होगा तो इनकी बॉडी में लॉस ऑफ सॉल्ट होगा, लॉस ऑफ सॉल्ट होगा। और अगर लॉस ऑफ सॉल्ट होगा तो ये क्या करेंगे उसके लिए ये करेंगे कि ये, एक तो पहली बात, फूड जो है वो ऐसा लेंगे जो सॉल्टी होगा। अभी तो बताऊंगा पहले कि ये मल्टी सेलुलर जो हैं इनके अंदर आखिर सॉल्ट की डेफिशिएंसी क्यों हो रही है, वजह भी बताता हूँ आपको, ठीक है। और एक तो फूड जो है ये वो खाएंगे जो सॉल्टी होगा, जिसमें सॉल्ट्स की मिकदार ज़्यादा होगी, ताकि इनकी बॉडी के अंदर सॉल्ट जो है वो बैलेंस रहे। दूसरी चीज़ क्या है कि ये अपटेक ऑफ वाटर कॉन्स्टेंटली करते रहेंगे, अपटेक ऑफ वाटर, मतलब ये पानी पीते रहेंगे ताकि सॉल्ट्स जो है इनकी बॉडी के अंदर बैलेंस रहे। ठीक हो गया भाई, यहाँ पर ये बात हो गई। अच्छा, ये करेंगे किससे कि ये जो है वो सॉल्ट्स या वगैरह सॉल्टी वाटर को अपटेक करेंगे, इनके पास गिल्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, गिल्स और स्किन के ज़रिए ये जो है वो क्या करेंगे, अपटेक ऑफ वाटर कॉन्स्टेंटली अपनी बॉडी के अंदर करते रहेंगे, पानी को लेते रहेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं, फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं, ओके फाइन सर, यहाँ पर वजह क्या है कि इनकी बॉडी के अंदर जो है वो सॉल्ट्स की जो है वो डेफिशिएंसी हो रही है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है डाइल्यूट यूरिन, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा, कभी आप वॉशरूम में नोट करें, अगर पानी की मिकदार आप कम पीते हैं, पानी की मिकदार जो है वो कम होती है, तो आपको जो यूरिन पास आउट आप करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा येलोइश होता है, येलो, बहुत ज़्यादा येलो होता है, ठीक है। और अगर पानी आप बहुत ज़्यादा पीते हैं तो आप नोट कीजिएगा कि यूरिन जो है वो वाइटिश होता है, कलरलेस होता है। इन दो में क्या फ़र्क है, सर्दियों में नॉर्मली जब आप यूरिन पास आउट करते हैं ना, वो येलो कलर का होता है, ठीक है। और गर्मियों में ऐसा वाइट कलर का होता है। पानी की मिकदार गर्मियों में बहुत ज़्यादा होती है। उसकी वजह यह है कि यूरिन जो है ना, यूरिन ज़रा इसको भी समझ लीजिए आप, यूरिन जो है ये जो लिक्विड है, ये आगे भी आएगा, इस पर तफसीली बात होगी। ये जो यूरिन लिक्विड है ये दो चीज़ों से मिलके बनता है। यूरिन जो लिक्विड है ये दो चीज़ों से मिलके बनता है। कौन सी दो चीज़ें? एक है यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, और दूसरी चीज़ है वाटर। यूरिक एसिड प्लस वाटर, इसको आप यूरिक एसिड कह लें, यूरिया कह लें, इसकी तफसीलात आगे आएंगी, ठीक है भाई। तो ये इसी वजह से इनकी जो मिकदार है, अगर वो आगे पीछे हो जाती है, यूरिन के अंदर वाटर की मिकदार कम होती है, यूरिया या यूरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा होती है, तो क्या होगा, वो यूरिन येलोइश होगा। और अगर पानी की मिकदार ज़्यादा है, पानी की मिकदार हमेशा ज़्यादा रहेगी, ये याद रहे, ठीक है, और यूरिक एसिड की मिकदार थोड़ी सी है, तो वो यूरिन जो है वो वाइटिश कलर का होगा, नॉर्मली जो गर्मियों में होता है। तो इसी वजह से डाइल्यूट यूरिन जो है ये अपनी बॉडी से पास आउट करते हैं, पानी मुस्तकिल आता रहता है, और इनकी बॉडी से सॉल्ट्स का जो है वो इखराज होता रहता है, जिसको ये किससे कवर करते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, ऑस्मो रेगुलेशन, अब इसमें देखते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर हमने देख लिया फ्रेश वाटर में, यूनिसेलुलर को देख लिया, अमीबा को देख लिया, पैरामीजियम, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, और हाइपरटोनिक, ख़ास तौर पे मैंने कहा था इसके अंदर ही हाइपरटोनिक, इनकी बॉडी जो है उनकी इसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद ऑस्मो रेगुलेशन इन मैरीन, ऑस्मो रेगुलेशन इन मैरीन, समंदर में पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी के अंदर जो है वो किस तरह से ये बैलेंस जो है वो बन रहा है।
यहाँ पर पहले बता दूँ आपको कि ऑस्मो रेगुलेशन इन मैरीन के अंदर हमारे पास एनिमल्स जो हैं वो 3 कैटेगरी के हैं। या तो ये हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक, हाइपर को नहीं लिख रहा मैं, हाइपोटोनिक को लिख रहा हूँ, हाइपरटोनिक है और आइजोटोनिक है। हाइपोटोनिक जो है वो लो सॉल्ट्स इनकी बॉडी के अंदर होता है एज कंपेयर टू आउटसाइड सराउंडिंग। सराउंडिंग में जो सॉल्यूशन होगा, सराउंडिंग में जो वाटर होगा, उसमें सॉल्ट की मिकदार ज़्यादा है और इनकी बॉडी के अंदर सॉल्ट की मिकदार कम है, इसलिए ये हाइपोटोनिक कहलाएंगे। हाइपरटोनिक वो होते हैं जिनमें हाई सॉल्ट्स होता है, हाई सॉल्ट सराउंडिंग के मुकाबले में, सराउंडिंग में जो पानी है उसके मुकाबले में ये जो हैं इनकी बॉडी के अंदर हाई सॉल्ट है और सराउंडिंग में जो पानी है वहाँ पर सॉल्ट्स जो हैं वो कम है। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद क्या है, आइजोटोनिक, जिसमें कंडीशन इक्वल है, जिसमें कंडीशन इक्वल है। इनकी बॉडी के अंदर जो सॉल्ट्स की मिकदार है वही सराउंडिंग के वाटर के अंदर सॉल्ट्स की मिकदार है, तो ये बैलेंस बराबर है, इसमें कोई टेंशन नहीं। तो ऑस्मो रेगुलेशन मैरीन में हमने 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर लिया। हाइपोटोनिक है, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। इनके अंदर ही हमारे पास जो इन्होंने बुक में एग्जांपल्स दी हैं उनको ज़रा आप देख लीजिए। हाइपरटोनिक के अंदर हमारे पास ये आ जाती हैं बोनी फिशेस। अगर आपके पास पीडीएफ खुला हुआ है ना तो आप पीडीएफ में देखिए, ये साथ साथ ये एग्जांपल समझा रहा हूँ। बोनी फिशेस जो हैं ये हमारे पास आ जाती हैं हाइपोटोनिक के अंदर। अच्छा भाई, इसकी तफसीलात क्या क्या हैं इनके अंदर जो है वो, अब इनके अंदर क्या होगा, अगर ये हाइपोटोनिक है बोनी फिशेस तो इनके अंदर लो सॉल्ट्स होंगे, तो इनकी कोशिश होगी कि अपनी बॉडी के अंदर सॉल्ट्स को जो है वो बराबर करके रखा जाए। इनके अंदर सॉल्ट ग्लैंड्स होते हैं, सॉल्ट ग्लैंड्स। सॉल्ट ग्लैंड्स क्या करते हैं बोनी फिशेस के अंदर, इनका काम है कि ये सॉल्ट्स को जो है अपने अंदर सेव करके रखेंगे। अच्छा, सी वाटर जो है ये लेते हैं। इसके अलावा ये जो है यूरिन जो है इनका वो कंसनट्रेटेड यूरिन होता है, कंसनट्रेटेड यूरिन होता है। अब हमने डाइल्यूट यूरिन देखा था और अब क्या देख रहे हैं, कंसनट्रेटेड यूरिन। अब कंसनट्रेटेड यूरिन कैसा होगा, येलोइश होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट्स की मिकदार जो है वो ज़्यादा होगी। सॉल्ट ग्लैंड्स मौजूद हैं। देखिए, एक तरफ कंसनट्रेटेड यूरिन है जिसमें सॉल्ट्स की इनकी बॉडी से जा रहे हैं, दूसरी तरफ सॉल्ट ग्लैंड्स हैं जिनका काम है स्टोर करना सॉल्ट्स को। किस जगह पर है ये, मैरीन में है। मैरीन क्या है, समुद्री पानी है सराउंडिंग में। ठीक है, ये बोनी फिशेस के हवाले से तफसीलात मैंने आपको बता दी। अच्छा, और क्या है इसके अंदर दूसरी कैटेगरी हमारे पास जो है वो कार्टिलेजिनस फिश की आ जाती है। ये भी एक एग्जाम्पल देख लें, आपके पास होगी कार्टिलेजिनस फिशेस। ये दूसरी एक कैटेगरी आ जाती है। ये कार्टिलेजिनस फिशेस जो हैं ये हाइपरटोनिक है, मतलब इनकी बॉडी के अंदर सॉल्ट्स की मिकदार बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये अपनी बॉडी के अंदर यूरिया को स्टोर कर सकते हैं, यूरिया को स्टोर कर सकते हैं। देखिए, ये डेंजरस बात है। यूरिया जो है ना वो अच्छी चीज़ नहीं है बॉडी के अंदर, ये टॉक्सिक केमिकल है, ये बॉडी को डैमेज करता है। ठीक है, बहरहाल ये यूरिया को जो है वो स्टोर करता है इनसाइड। और ऐसा फूड ये कार्टिलेजिनस फिशेस जो हैं वो खाती हैं जिनके अंदर नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि मीट वगैरह है, ये सब कुछ। तो ये दूसरी कैटेगरी आ गई हाइपरटोनिक की, कार्टिलेजिनस फिशेस इसमें होती हैं। ठीक है भाई, ये यूरिया को स्टोर कर सकते हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड वो खा सकते हैं। तीसरी कैटेगरी हमारे पास ये जो है इसमें यूनिसेलुलर आ जाते हैं, आइसोटोनिक वाले इसमें यूनिसेलुलर आ जाते हैं। इसमें हमारे पास है ऑस्मो कन्फर्मर, ये लिखा हुआ होगा आपके पास, ऑस्मो कन्फॉर्मर। इसमें इक्वल सिस्टम है, इनको किसी भी किस्म की मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती। ऑस्मो, OSMOCONFORMER, ठीक हो गया भाई। इनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि समंदर में पाए जाते हैं। ये इनके पास बैलेंस सिस्टम होता है, ये आइसोटोनिक होते हैं,
सॉल्ट्स की मिकदार बैलेंस होती है, ना तो कम होती है ना ज़्यादा होती है। आगे चलते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन हमने फ्रेश वाटर के अंदर भी देख लिया और ऑस्मो रेगुलेशन जो है हम मैरीन वाटर में भी देख लिया। ऑस्मो रेगुलेशन अब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में देख लेते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल। अब हम कंपेयर देखें, कंपैरिजन जब आप करेंगे ना तो आपको याद भी रहेगा। अगर आप कंपैरिजन करेंगे, आप ज़रा कंपेयर करें किस चीज़ को, आप कंपेयर करें ज़रा एक्वाटिक एनिमल्स को। एक बात तो तय है, वहाँ पर उनको गर्मी तो लगेगी नहीं, गर्मी का बड़ा गहरा ताल्लुक है ना। गर्मी क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि पानी में रहते हैं भाई, एक्वाटिक हैं, फ्रेश वाटर के हो या मैरीन के हो, उनको गर्मी थोड़ी ना लगेगी, उसकी तो टेंशन नहीं है। हाँ, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं ये लैंड पे रहते हैं, सनलाइट डायरेक्टली इनकी बॉडी पे पड़ती है। तो सनलाइट जब किसी की बॉडी पे पड़ेगी तो पता है आपको सबसे पहले काम क्या करेगी? सनलाइट एवापोरेट कर देगी, एवापोरेशन ऑफ वाटर, एवापोरेशन ऑफ वाटर। क्योंकि सनलाइट में हीट भी मौजूद होती है, सिर्फ लाइट थोड़ी ना है। तो सनलाइट जब पड़ रही है इनके ऊपर, एनिमल्स हैं, इंसान हैं, जानवर हैं या इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, कोई भी हैं, सनलाइट डायरेक्टली पड़ रही है तो उनकी बॉडी में से वाटर एवापोरेट होगा। मतलब यहाँ पर अगर हम ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर देखें तो सॉल्ट्स की टेंशन नहीं है, यहाँ पर टेंशन है वाटर की, वाटर की टेंशन है, ठीक है। तो अब ये क्लियरली आप समझ गए इसके अंदर। तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। सबसे पहले इनकी प्रॉब्लम क्या है कि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, ठीक है, ऑफ हीट। तो उसकी वजह क्या निकलती है? इनकी बॉडी के अंदर शॉर्टेज हो जाती है, किसकी? वाटर की शॉर्टेज हो जाती है। अच्छा, इसी वजह से ये ज़मीन पर पाए जाने वाले एनिमल्स जो हैं वो ज़्यादातर सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है, उनका इंतकाल हो जाता है, वो मर जाते हैं। लेकिन इनमें से कुछ ऐसी कैटेगरी हैं जो कि ज़मीन पर जिंदा हैं, वो मैं दिखा देता हूँ। ओनली सर्वाइव, ओनली कैन सर्वाइव। ये कौन कौन से हैं जो कि ज़मीन पर सर्वाइव कर सकते हैं? इनकी तफसीलात: आर्थ्रोपोड्स हैं, मॉल्यूस्क हैं, आर्थ्रोपोड्स, मॉल्यूस्क, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और क्या है? मैमल्स हैं। मैमल्स वो होते हैं, मैमल्स उनको कहा जाता है जिनकी फीमेल्स के पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स जो है वो क्या करते हैं? दूध क्रिएट करते हैं, सिक्रेशन ऑफ दूध, द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। ये मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि मिल्क की प्रोडक्शन करते हैं। आसान लफ्ज़ों में मैमल्स उनको कहा जाता है, उन एनिमल्स को जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ठीक हो गया भाई। आर्थ्रोपोड्स कीड़े मकोड़े, आसान लफ्ज़ों में। मॉल्यूस्क वो होते हैं जिनके ऊपर शेल होता है, जैसे कि हमारे पास वो हैं स्नेल। स्नेल की मिसाल बड़ी अच्छी है यहाँ पर, उसके ऊपर शेल होता है, स्नेल, ठीक है, ये सर्वाइव कर सकते हैं, डायरेक्ट हीट से बच जाते हैं ना। देखिए आर्थ्रोपोड्स के पास क्या होता है? एक्सोस्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन। हमारी बॉडी के अंदर एंडोस्केलेटन है, ढांचा जो है हड्डियों का बना हुआ हमारी बॉडी के अंदर है, बाहर नहीं है, बाहर स्किन है। लेकिन एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड। ये आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं इनका स्केलेटन एक्सो होता है, इनकी बॉडी के बाहर होता है। तो वो डायरेक्ट सनलाइट को जो है वो उसमें मौजूद हीट को कवर कर लेता है, इसलिए ये अपनी बॉडी के अंदर वाटर को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। रेप्टाइल्स भी हमारे पास, रेंगने वाले जानवर जो हैं वो ज़्यादातर वही होते हैं जो कि पानी और खुश्की के आसपास ही रहते हैं, तो इनको भी पानी की टेंशन नहीं कि शॉर्टेज हो जाएगी। बर्ड्स जो हैं वो फ्लाई कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं आसानी के साथ, ये अपने पानी के मामलात को कवर कर सकते हैं। मैमल्स जो हैं वो भी इसी तरह अपने पानी के मामलात को कवर कर सकते हैं। अच्छा, ये तो एक बात हो गई इसके अंदर, और इसके अंदर क्या क्या बातें हैं, ये तो एक बात हो गई। अच्छा, आर्थ्रोपोड्स, मॉल्यूस्क, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। अच्छा, वजह क्या है इसके अंदर? एक्सोस्केलेटन। एक तो ये वजह बता दी कि ये क्यों सर्वाइव कर सकते हैं, एक्सोस्केलेटन, इनकी बॉडी के बाहर जो स्केलेटन है वो सख्त होता है। दूसरा, हार्ड स्किन,
अगर एक्सोस्केलेटन नहीं है तो इनकी स्किन जो है बहुत हार्ड होती है, सख्त होती है, कि उसके ऊपर सनलाइट पड़ती भी है तो बॉडी के अंदर मौजूद जो वाटर है वो एवापोरेट आसानी से नहीं हो सकता। ठीक है, देखें पानी की नीड किस तरह कवर कर रहे हैं ये। इसके अलावा रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, आप जो पानी पीते हैं, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पानी को रीएब्जॉर्ब करना। आपको पता है इस बात का, जो हम पानी पीते हैं या दूसरे एनिमल्स पानी पीते हैं, दूसरे एनिमल्स की बात करता हूँ, वो पानी जो पीते हैं तो पानी की एक बड़ी मिकदार जो है वो किस में शामिल हो जाती है, अभी मैंने बताया यूरिन में शामिल हो जाती है, यूरिन में शामिल हो जाती है पानी की एक बड़ी मिकदार। तो जब यूरिन बन रहा होता है तो उसमें पानी की बड़ी मिकदार शामिल होती है। यहाँ क्या होता है, ये एनिमल्स उस यूरिन के अंदर से पानी जो है उसको दोबारा अपनी बॉडी के अंदर डाल लेते हैं। ये सब काम बॉडी के अंदर होता है, ऐसा नहीं होता कि यूरिन बाहर निकल गया हो उसमें से फिर वाटर को निकाल रहे हो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बॉडी के अंदर ही, जब यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन पढ़ेंगे ना तो तफसील से आपको बताऊंगा कि बॉडी के अंदर ही यूरिन की जब मैन्युफैक्चर्ड होती है, यूरिन आगे जब जा रहा होता है तो एक रास्ते से ऐसे गुजरता है, वहाँ पे मौजूद पानी जो है वो दोबारा बॉडी में शामिल हो जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम यूरिन। अच्छा, और क्या है इसके अलावा, पानी में है इनकी बॉडी के अंदर फैट्स मौजूद हैं। ये आपके देखें पीडीएफ के अंदर एक वर्ड लिखा होगा यहाँ पर, फैट्स। ये फैट्स जो हैं, जिसको चर्बी कहा जाता है, ये अपनी बॉडी में मौजूद फैट्स को तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और इनसे जो है H2O पानी निकलता है। देखें प्रोडक्शन पानी के अंदर हो रही है, इनकी बॉडी के अंदर पानी की प्रोडक्शन हो रही है। ठीक हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, पानी की प्रोडक्शन हो रही है। अब ये फैट्स जो हैं ये लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर ब्रेक हो रहे हैं और इनमें से ये पानी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके लिए ख़ास ऑर्गेनल जो है वो काम अपना किरदार अदा करता है। इसको पर ऑक्सीसोम्स कहते हैं, पर ये लिखा हुआ भी है, पर ऑक्सीसोम्स जो है इसको कहा जाता है, पर ऑक्सीसोम्स। ये क्या है, आपसे कोई पूछे पर ऑक्सीसोम्स क्या है, टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल। इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज़ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बिल्कुल इसी तरह पर ऑक्सीसोम्स जो हैं ये एक तरह के ऑर्गेनल होते हैं जो कि सेल्स में पाए जाते हैं। और ये पर ऑक्सीसोम्स जो है वो फैट्स को ब्रेक डाउन करते हैं और उसमें से वाटर को रिलीज़ आउट करते हैं। इनका काम है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पार्ट 2 जो है वो हो चुका, होमोस्टेसिस इन एनिमल्स पार्ट 2 के अंदर हमने एनिमल्स को डिस्कस किया, पानी में पाए जाने वाले, ज़मीन में पाए जाने वाले। पानी में पाए जाने वालों को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, फ्रेश वाटर वाले और एक्वेटिक लाइफ वाले। फिर अलग अलग फ्रेश वाटर वाले और मैरीन वाटर वाले, फिर इनको अलग अलग हमने डिस्कस भी किया। और फाइनली हमने फिर उन एनिमल्स को डिस्कस किया जो कि ज़मीन पर पाए जाते हैं, उनके अंदर क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। बुनियादी फ़र्क जो हमने देखा पानी में पाए जाने वाले और ज़मीन पर पाए जाने वाले एनिमल्स के दरमियान, कि उनको किस किस चीज़ की परेशानी होती है। पानी में पाए जाने वाले जो है वो एनिमल्स को परेशानी होती है सॉल्ट्स की, और ज़मीन पर पाए जाने वाले एनिमल्स को परेशानी होती है वाटर की। ठीक है, इसके अलावा हमने 3 टर्म्स को और भी समझा, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक कंडीशन सॉल्ट से रिलेटेड। ये क्या होती है, क्विक रिव्यू में आपको दे रहा हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।